Hello everyone, this is Kritika and welcome back to our YouTube channel Rules of Commerce. लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे बिल ऑफ एक्सचेंज और आज भी हम उसी चैप्टर के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में, वो क्या हैं, क्योंकि हमें पहले ये समझना होगा और यही समझेंगे तभी हमारे लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान होगा। तो फर्स्ट टर्म है हमारा ड्रॉवर। ड्रॉर कौन है? ड्रॉर कौन है जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है? ड्रॉर को हम लोग मेकर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेकर। ड्रॉवी कौन होता है? ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई हमने ऑलरेडी बता दिया है आप लोगों को। आई होप आपको वो सब याद होगा। ड्रॉवी कौन होता है? जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को जो एक्सेप्ट करेगा उसे बोलेंगे ड्रॉवी। पेई कौन होगा? जिसको पेमेंट मिलेगा। जो पेमेंट रिसीव करेगा वो हो जाएगा पेई। अब एक न्यू टर्म है, वो है टर्म ऑफ बिल। टर्म ऑफ बिल ये क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो कोई ना कोई डेट होगा ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जब ड्रॉन हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज का डेट ऑन विच बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन से लेके डेट ऑन विच बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्यू। डेट ऑन विच बिल ऑफ एक्सचेंज, डेट ऑन विच बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्यू। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। डेट ऑन विच बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, ये हमारा हो सकता है 5 जन रहा हो 2022। वो मैच्योरिटी डेट क्या है उसका? 5 मार्च है। 5 मार्च है 2022। तो इन दोनों के बीच का जो समय है, इन दोनों के बीच का जो समय है उसे हम बोलने वाले हैं टर्म ऑफ बिल। तो इसे हम क्या बोलेंगे? टर्म ऑफ बिल। तो टर्म ऑफ बिल क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज जिस दिन हम ड्रॉ करते हैं और जिस दिन वो मैच्योर होगा, तो बीच का जो समय होता है वो क्या है? टर्म ऑफ बिल है। नेक्स्ट है हमारा ड्यू डेट। अब ड्यू डेट क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा ही डेट मेंशन होता है कि हम पेमेंट कब करेंगे। तो वो जो डेट है ना, जो मेंशन होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, जिस डेट पे हमें पेमेंट मिलने वाला होता है वो होता है ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या है? जब पेमेंट रिसीव होगा। डेट ऑन विच पेमेंट रिसीव्ड, डेट ऑन विच पेमेंट रिसीव्ड। अब है हमारा डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस। अब ग्रेस में क्या करते हैं हम? अगर मानिए मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट जो है हमारा 5 मार्च है, तो हम 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करते हैं और वो होता है, वो जो 3 डेज होता है ना, वो आपका ग्रेस पीरियड होता है, ग्रेस डेज होता है। तो हम हमेशा 3 डेज ऐड करेंगे। कितने डेज ऐड करेंगे? 3 डेज। तो जो 3 डेज होगा वो ग्रेस होगा, डेज ऑफ ग्रेस होगा। नेक्स्ट है डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी समझना बहुत आसान है। क्या? ड्यू डेट और डेज ऑफ ग्रेस को अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डेट ऑफ मैच्योरिटी। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो आ गया हमारा डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है? डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा? ड्यू डेट में हमने प्लस किया ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस। अब डेज ऑफ ग्रेस होता कितना है? 3 डेज। इन दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो बनेगा हमारा डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो हमारा डेट ऑफ मैच्योरिटी होगा ड्यू डेट प्लस डेज ऑफ ग्रेस। 5 मार्च में हम 3 डेज और प्लस करते हैं।
और 3 डेज प्लस करते हैं, 6, 7, 8। तो अब मतलब 8 मार्च को क्या होगा, हमें डेट ऑफ मैच्योरिटी है। डेट ऑफ मैच्योरिटी कब है, 8 मार्च। 3 डेज आप प्लस करोगे, 5 + 6, 7, 8। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, वो क्या है कंडीशन, नेक्स्ट है हमारा कि जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है वो किसी छुट्टी वाले दिन हो गया, किसी छुट्टी वाले दिन, 2 अक्टूबर है या फिर संडे हो सकता है, या फिर बैंक में आज होली की छुट्टी है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम क्या करें, तो फिर कब हमें पेमेंट मिलेगा, तो इसके लिए भी हमारे पास एक रूल है, वो ये है कि जब भी पब्लिक हॉलीडे रहेगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी पब्लिक हॉलीडे रहेगा, तब क्या होगा, 1 डे बिफोर पेमेंट मिलेगा। 1 डे बिफोर हमें पेमेंट मिल जाएगा। बैंक हॉलीडे और संडे को क्या होगा, 1 डे आफ्टर मिलेगा। बैंक हॉलीडे और संडे अगर रहा तो 1 डे आफ्टर, या जो भी आपका नेक्स्ट बिजनेस डे होगा, नेक्स्ट बिजनेस डे होगा। मानिए संडे भी छुट्टी है, मंडे भी उनकी छुट्टी है बैंक में, तो हमें पेमेंट ट्यूसडे रिसीव होगा। तो डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, हम 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होता है, जब ड्यू डेट और डेज ऑफ ग्रेस को प्लस करते हैं। अगर हमारा 5 मार्च था ड्यू डेट, उसमें हम 3 डेज ऐड करेंगे, तो 6, 7 और 8। अब हमें पेमेंट मिलने वाला है 8 मार्च को। पेमेंट कब मिलेगा, 8 मार्च को। अगर 8 मार्च हमारा पब्लिक हॉलीडे है तो हमें पेमेंट 7 मार्च को मिल जाएगा। अगर हमारा 8 मार्च संडे है या फिर बैंक हॉलीडे है तो क्या होगा, हमें नेक्स्ट डे पे मिलेगा, नेक्स्ट बिजनेस डे पे हमें पेमेंट रिसीव होगा। 8 मार्च ऐसे हमारा पब्लिक हॉलीडे होता नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझाया है। नेक्स्ट है हमारा बिल एट साइट और ऑन डिमांड। अब ये एक ऐसा बिल है जहाँ पे पेमेंट का डेट मेंशन नहीं होता है। पार्टी जब डिमांड करती है तो पेमेंट कर दी जाती है। चेक इसका बेस्ट एग्जांपल है, चेक। बिल एट साइट और ऑन डिमांड क्या होता है, व्हेन पेमेंट डेट इज नॉट मेंशन, व्हेन पेमेंट डेट इज नॉट मेंशन, पेमेंट डेट हमारा मेंशन होता ही नहीं है। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, चेक। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। अगर आज हम लेके जाएंगे चेक तो हमें आज ही पेमेंट मिलता है, कल लेके जाएंगे तो कल ही पेमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब बिल ऑफ एक्सचेंज को हम बैंक ले गए पेमेंट के लिए, इसे ही हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इफ bill of exchange is presented to bank for payment, it is called as discounting of bill. अब आप बैंक ले गए हैं कि मुझे पेमेंट दो, तो बैंक ऐसे ही दे देगा क्या, बैंक के भी कुछ चार्जेस होंगे, वो डिडक्ट कर लेगा। आपका बिल अमाउंट अगर 20,000 है तो बैंक का चार्जेस अगर 1,000 है तो आपको पेमेंट कितने की मिलेगी, 20,000 माइनस 1,000 दैट इज 19,000। आपको बैंक क्या करेगी, अपने बैंक चार्जेस डिडक्ट करके बिल अमाउंट से रिमेनिंग जो पेमेंट होगा, आपका अमाउंट जो बचेगा उसको डिस्बर्स कर देगी, वो आपको दे देगी। मतलब आपको 19,000 का पेमेंट मिल जाएगा। एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, जब हम बैंक में प्रेजेंट करते हैं, जब हम बैंक में प्रेजेंट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को। बैंक क्या करती है, अपने बैंक चार्जेस को डिडक्ट कर लेती है और रिमेनिंग अमाउंट को आपको डिस्बर्स कर देती है। नेक्स्ट है हमारा एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है, अगर मैंने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज किसी नेक्स्ट पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है तो वो होता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ए ने अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को बी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो ए को अब हम क्या बोलेंगे, एंडोर्सी, और बी को क्या बोलेंगे, एंडोर्सर। बी को क्या बोलेंगे, एंडोर्सर। तो आई होप आपको ये सारे टर्म समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट है जो आपको समझना होगा, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा है
बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर मेंशन है कि 3 मंथ्स के बाद आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी है, आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है, 3 मंथ है, 3 मंथ्स है। अगर 3 मंथ्स मेंशन किया गया है और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है मार्च में ड्रॉ किया गया है, तो क्या हो जाएगा, अप्रैल, मई एंड जून। तो आपका जून में जाके ये डेट ऑफ मैच्योरिटी होगा। डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा, जून होगा, क्योंकि 3 मंथ्स मेंशन किया गया है। बट एक और केस है, अगर आपको डेज में लिखे हुए हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज का जो टाइम पीरियड है वो डेज में मेंशन है कि उसकी मैच्योरिटी डेज जो है वो 60 डेज में होगी, तो आपको क्या करना होगा, आपको डेज काउंट करने होंगे। यहाँ पे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मंथ कि कहीं 31 होता है डेज और कहीं 30 डेज होते हैं, किसी मंथ में 31 डेज होते हैं, किसी मंथ में 30 डेज होते हैं। बट जब हम 60 डेज का बात करेंगे तो हमें इन छोटी सी बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम 60 डेज का बात करते हैं, 60 डेज का बात करते हैं, तो मार्च में कितना होता है, 31 डेज, मार्च में 31 डेज। और यहाँ पे अप्रैल में कितना होगा, अप्रैल में 30 डेज होता है, बट हमें तो 60 डेज ही चाहिए, हमें 60 डेज ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 29 डेज ही रहेगा अप्रैल का, 29 डेज ऑफ अप्रैल, अप्रैल का 29 डेज, और 31 डेज ऑफ मार्च, मार्च का 31 डेज। तो 29 अप्रैल में हम 3 डेज ऐड करेंगे ग्रेस पीरियड, तो क्या आ जाएगा, 30 अप्रैल, 1 मई एंड 2 मई। मतलब अब हमारा डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है, 2 मई। 2 मई अगर हमारा संडे या बैंक हॉलीडे होगा तो हमें पेमेंट नेक्स्ट बिजनेस डे पे मिलेगा। मतलब जब बैंक ओपन होगा तभी तो मिलेगा, आपके लिए बैंक खुल तो नहीं जाएगा ना, आपके लिए बैंक ओपन हो जाएगा क्या आपको पेमेंट देने के लिए। तो नेक्स्ट जब बैंक वर्किंग होगा, उनका जब वर्किंग डेज होगा तो आपको पेमेंट दे दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग दीज टर्म्स, दीज आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट है हमारा बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, मैंने क्या किया, बिल को बैंक में डिपॉजिट कर दिया है और डिपॉजिट करके बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आप तब तक पेमेंट नहीं करना, आप बिल को तब तक रिटेन करना जब तक इसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाती है। तो ये होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बैंक को सेंड कर दिया और बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप इसे रिटेन करना जब तक इसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आएगी। जब ये बिल ड्यू हो जाएगा तो आप रिलीज़ कर देना। नेक्स्ट है डिसऑनर ऑफ अ बिल। अब बिल को भी थोड़ी इज्जत दे दो। बिल को आपने डिसऑनर कर दिया, मतलब आपने पेमेंट किया ही नहीं, उसकी मैच्योरिटी डेट आ गई और आपने पेमेंट नहीं किया है। क्यों? हो सकता है कि वो जो एक्सेप्टर हो वो रिफ्यूज़ कर दिया हो कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा, या फिर वो पेमेंट नहीं कर पा रहा हो। डिसऑनर ऑफ अ बिल में, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में आपने बैंक में बिल ऑफ एक्सचेंज को भेज दिया है और फिर वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया है। क्या किया है? इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप इसे तब तक रिलीज़ मत करना जब तक इसकी ड्यू डेट नहीं आ जाती है, आप इसे रिटेन करके रखो। डिसऑनर ऑफ अ बिल में क्या होता है? मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट नहीं हुई, मैच्योरिटी डेट पे हमने पेमेंट नहीं किया। नेक्स्ट है हमारा नोटिंग ऑफ अ बिल। अगर मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज को नोटरी भेज दिया है और वहाँ जाके वो डिसऑनर हो गया, तब हम बोलेंगे नोटिंग ऑफ अ बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या किया? हमने नोटरी भेजा। कहाँ भेजा? नोटरी। अब वहाँ जाके वो क्या हो गई? डिसऑनर हो गई। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? नोटिंग ऑफ अ बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया नोटरी में, अब नोटरी में भी वो जाके डिसऑनर हो जाती है, तो क्या हो गया? नोटिंग ऑफ अ बिल। अब नोटरी पब्लिक कौन है?
ये एक ऑफिसर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट इन्हें ऑथराइज पर्सन होते हैं, अपॉइंट करती है। जितने भी डिसऑनर ऑफ बिल होते हैं, जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके डिसऑनर हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड इनके पास सारे पावर होते हैं और अकॉर्डिंगली ये फंक्शन करते हैं। अब ये होते हैं नोटरी पब्लिक। अब वो इंसान को कुछ पैसे चाहिए होगा ना, फ्री में तो आपका काम नहीं करेगा, तो आप जो चार्जेस दोगे वो हो जाएंगे नोटिंग चार्जेस। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। अब बिल जो है रिटायर कर गया है, उसकी भी रिटायरमेंट आ गई है, मतलब आपने डेट ऑफ मैच्योरिटी के पहले ही पेमेंट कर दी। आपने क्या किया, पेमेंट इज डन बिफोर, पेमेंट इज डन बिफोर डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी के पहले ही आपने पेमेंट कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा रिन्यूअल ऑफ अ बिल। अब बिल को आप रिन्यू कर रहे हो, मतलब ओल्ड बिल को मैच्योरिटी डेट के पहले ही आपने कैंसिल कर दिया और एक न्यू बिल को आप इशू करा रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। कुछ एक्सटेंडेड पीरियड के लिए ही करा लोगे। अगर आप पेमेंट कर ही लेते हो अपने डेट ऑफ मैच्योरिटी पे, तो आप क्यों एक्सटेंड कराते, बट आप नहीं कर पा रहे हो सकता है ना। बिल जो है हमारा अप्रैल में डेट ऑफ मैच्योरिटी था, बट मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँगी, मुझे पता है मैं अप्रैल में पेमेंट नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने रिन्यू करा लिया और फिर मैं बोली कि मैं मई में पेमेंट कर दूँगी। तो जो एक्सटेंडेड पीरियड हुआ उसका कुछ तो इंटरेस्ट लगेगा हमें। तो ये सब करेगा कौन, ड्रॉर करेगा। ड्रॉर करेगा ना, किसके रिक्वेस्ट पे, ड्रॉई के रिक्वेस्ट पे, क्योंकि ड्रॉर ही है जो मेकर ऑफ द बिल है। बिल बनाता कौन है, ड्रॉर। नेक्स्ट है हमारा रिन्यूअल ऑफ अ बिल, तो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है नेगोशिएशन। जब भी आप अपने प्रॉमिसरी नोट को या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज को, किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जब आप ट्रांसफ़र कर देते हो किसी दूसरे इंसान को, तो ये हमने नेगोशिएट कर लिया है। क्या किया हमने, नेगोशिएट कर लिया। तो ये होता है नेगोशिएशन। आई होप आपको समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो आपको करना क्या है, आपको मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना है या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। बाय बाय।